तो चलिए आज भारत के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल की, वो राज्य जो देश के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। अब देखिए, भारत का दिल या हृदय प्रदेश ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये नक्शे पर सेंटर में है। नहीं नहीं, इसके पीछे गहरी वजह है जो इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल में इसकी अहमियत को बताती है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिल को धड़कने की ताकत आखिर मिलती कहाँ से है। हम पता लगाएंगे उन चट्टानों, पहाड़ों और नदियों के बारे में जो इस जमीन को जिंदगी देती हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम भारत के हृदय को समझेंगे, इसकी पठारों के मोज़ेक को देखेंगे, महान पर्वत विभाजक की बात करेंगे, धूप और बारिश की लय को समझेंगे और आखिर में जानेंगे इस भूमि की मिट्टी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पठारों की। हम उन विशाल, ऊंची जमीनों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा बना है। अक्सर लगता है कि देश का बीच का हिस्सा शायद सपाट होगा, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश असल में अलग अलग ऊंचाई वाले पठारों का एक, कह सकते हैं, एक खूबसूरत मोज़ैक है। और हर पठार की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे अहम है मालवा का पठार। ये कोई मामूली पठार नहीं है। सोचिए, लाखों साल पहले यहां ज्वालामुखी फटे थे और उन्हीं के लावा से ये विशाल जमीन बनी है। इसी ने इस पूरे इलाके को एक बहुत ही अनोखी शक्ल दी है। और इसका साइज जरा सोचिए, मालवा का पठार अकेले ही पूरे राज्य के लगभग 28.6% हिस्से में फैला हुआ है। मतलब करीब करीब एक तिहाई। ये वाकई बहुत बड़ा है। और इसी अनोखी बनावट की वजह से मालवा कई नदियों का घर भी है। मतलब यहीं से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इसीलिए तो इसे बड़े प्यार से नदियों का मायका भी कहते हैं। अच्छा, अब मालवा से थोड़ा उत्तर की तरफ चले तो हमें मिलता है मध्य भारत का पठार। ये इलाका अपनी उबड़-खाबड़ जमीन और हाँ, मशहूर चंबल घाटी के लिए जाना जाता है। इसी ने इस पूरे क्षेत्र को एक अलग ही पहचान दी है। तो पठारों की कहानी तो हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और उन पहाड़ों पर नजर डालते हैं जो इस इलाके के लिए सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि पानी के सबसे बड़े सोर्स और विभाजक का काम करते हैं। राज्य के दक्षिण में देखिए, सतपुड़ा मैकल रेंज एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये एक ऐसा विभाजक है जो तय करता है कि बारिश का पानी किधर बहेगा, मतलब कौन सी नदी किस तरफ जाएगी। और यहीं पे वाटरशेड का कॉन्सेप्ट आता है। वाटरशेड मतलब एक ऐसी ऊंची जमीन जो बारिश के पानी को दो अलग अलग नदी सिस्टम्स में बांट देती है। और सतपुड़ा रेंज मध्य भारत के लिए यही काम करती है। ये एक बहुत बड़ा एक प्राइमरी वाटरशेड है। ये कितना कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह से, मैकल की पहाड़ियों से, नर्मदा और सोन जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं और बिल्कुल उल्टी दिशाओं में बहती हैं। ये कुदरती इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ना? तो देखिए, होता क्या है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। सोन नदी उत्तर पूर्व की तरफ जाकर गंगा में मिल जाती है और वैनगंगा वो दक्षिण की ओर बहकर गोदावरी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। सोचिए, एक ही जगह से निकलने वाली नदियां कितनी अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं। कमाल की बात है। और हाँ, इस रेंज की ऊंचाई को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो 1350 मीटर ऊंची है और वो भी इसी सतपुड़ा रेंज में है। तो हमने जमीन की बनावट समझ ली, पर ये पठार और पहाड़ सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि वहां के मौसम को भी तय करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये सब मिलकर राज्य की जलवायु यानी क्लाइमेट को कैसे बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस राज्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। और ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये सीधे सीधे यहाँ के क्लाइमेट पर असर डालती है, तय करती है कि यहाँ गर्मी और धूप कैसी होगी। और इसी का नतीजा ये है कि पूरे मध्य प्रदेश का मौसम एक जैसा नहीं है। पठारों की ऊंचाई, पहाड़ों की मौजूदगी, ये सब मिलकर राज्य को अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है उत्तरी मैदान जहां गर्मियों में भयानक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ है मालवा का पठार। अपनी ऊंचाई की वजह से यहां का मौसम काफी बैलेंस्ड रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी।
और यही फर्क हमें बारिश में भी साफ साफ दिखता है। एक तरफ है पचमढ़ी, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा है, जहां राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ है भिंड जैसा इलाका, जहां सबसे कम। इससे साफ पता चलता है कि ये पहाड़ मौसम पर कितना गहरा असर डालते हैं। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमने जमीन की बनावट देखी, मौसम को समझा। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे अलग अलग तरह की मिट्टी बनाते हैं, जो आखिर में यहाँ की खेती की बुनियाद है। तो ये जो मिट्टी का नक्शा है, ये हमारी कहानी की आखिरी परत है। ये दिखाता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में जमीन का रंग और उसकी खासियत भी अलग है। हर मिट्टी की एक अपनी कहानी है। तो निचोड़ ये है कि मालवा के पठार की काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी से बनी है, कपास के लिए बेहतरीन है। वहीं बघेलखंड की लाल पीली मिट्टी चावल के लिए अच्छी है। और उत्तरी मैदानों में जो नदियां मिट्टी बहाकर लाती हैं, वो गेहूं और गन्ने के लिए सबसे उपजाऊ हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो एक ऐसा भूदृश्य जिसे भूविज्ञान ने गढ़ा और मानसून ने उसमें जान डाल दी। ये कहानी है भारत के दिल की। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं, उसकी भी तो कोई कहानी होगी, है ना?